Today we'll be starting with a new chapter with the respiratory system. तो respiratory system में ज़्यादा drugs as such है नहीं. दो main चीज़ें हैं, एक cough का treatment और एक asthma का treatment. So we'll start with cough. This is a pretty simple one and a very short one also. So we'll be done with it in around 7 to 10 minutes. That's all. So what is cough? Cough is a protective reflex. The purpose being expulsion of foreign particles and respiratory secretions from the passage. सो बेसिकली जब भी हम कुछ एस्पिरेट कर ले या फिर बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाए तो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो इन चीज़ों को बाहर निकालता है. दैट इज़ नोन एज कफ. नाउ व्हाई डज इट अकर? बिकॉज स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनो एंड कीमो रिसेप्टर्स इन द थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी पैसेजेस एंड ऑल्सो द कफ सेंटर इन ब्रेन. तो पेरीफेरी में हमारे रिसेप्टर्स है एंड ब्रेन में हमारा CNS में है हमारा कफ सेंटर. अब कफ में भी दो टाइप होते हैं. वन इज़ कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन एंड द अदर इज़ कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेशन. सो जो विदाउट एक्सपेक्टोरेशन होता है दैट शुड बी सप्रेस्ड. हावेवर द कफ विच इज़ विथ एक्सपेक्टोरेशन मतलब प्रोडक्टिव कफ, it serves to drain the airway. Therefore, the suppression is undesirable and harmful. Commonest cause of acute cough is what? Less than 3 weeks, is respiratory viral infections. Coming to the classification, तो classification में we have 3 main categories. One is pharyngeal demulcents, second is expectorants या mucokinetics, and the third one is antitussives. तो सबसे पहले pharyngeal demulcents का mechanism of action क्या होता है? बेसिकली ये सलाइवरी सिक्रीशन को बढ़ाते हैं जिसके वजह से जो इरिटेटेड एरिया होती है वो सूद हो जाती है एंड रिड्यूसेस द एफरेंट इम्पल्स गोइंग टू द कफ सेंटर. राइट, अब जब इरिटेशन होगा receptors will be sensitive to that irritation and will send signals to the cuff center. However, अगर हम salivary secretion बढ़ा देते हैं और वो irritated area को हम soothe कर देंगे तो ये जो receptors का जो firing है ये कम हो जाएगा. यहाँ पे हमारे पास 4 है: lozenge, syrup, glycerin and licorice. Next we have expectorants या जिनको mucokinetics बोलते हैं. तो इसमें फिर 2 टाइप्स हमारे पास. एक है secretion enhancer और दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स. सिक्रीशन एनहांसर्स में पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, ग्वाफेनिसिन एंड टोलू सैल्बम. आई एम सो सॉरी, इट इज़ टोलू बैल्सम. BALSAM. Alright, so these are secretion enhancers. They work in almost the same way as pharyngeal demulcents because ये secretion को enhance करते हैं. Next we have mucolytics. अब नाम से समझ में आ रहा है हमारा म्यूकोलाइटिक्स मतलब म्यूकस का जो लाइसिस करे, जो ब्रेक डाउन करे. सो वी हैव 4 ड्रग्स ओवर हियर: ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटिलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टिन. तो ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है. ये क्या करते हैं? दे लिबरेट लाइसोसोमल एंजाइम टू डाइजेस्ट म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम. तो क्या करेंगे? लाइसोसोमल एंजाइम्स को लिबरेट करेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डाइजेस्ट होगा और देयरफॉर विस्कोसिटी कम हो जाएगी. एम्ब्रोक्सोल इज़ नथिंग बट अ मेटाबोलाइट ऑफ ब्रोमहेक्सिन. तो उसका जो होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा. ब्रोमहेक्सिन में एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं? देयर इज राइनोरिया, लैक्रिमेशन एंड गैस्ट्रिक इरिटेशन. ऑब्वियसली लैक्रिमेशन, राइनोरिया वगैरह इस वजह से ही हो रहा है बिकॉज वो जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम हो जा रही है. नेक्स्ट कमिंग टू एसिटिलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टिन. एसिटिलसिस्टीन ओपन करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इन द म्यूकोप्रोटीन ऑफ स्पूटम एंड कार्बोसिस्टिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम एज एसिटिलसिस्टीन. कार्बोसिस्टिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिक अल्सर. सो इन जनरल म्यूकोलाइटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ब्रेक थिक टेनेशियस स्पूटम एंड लोअर द विस्कोसिटी ऑफ द स्पूटम. अब ये जो दोनों थे ये हमारे थे प्रोडक्टिव कफ में. राइट, बिकॉज अगर नॉन प्रोडक्टिव कफ है, अगर स्पूटम ही नहीं है तो हम म्यूकोकाइनेटिक कैसे दे सकते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स दे ही नहीं सकते. तो नाउ कमिंग टू antitussives which are cuff center suppressants and these are used for dry cough. Now why do we avoid antitussives in productive cough? Because लाइक आई मैंशन बिफोर, जो प्रोडक्टिव कफ होता है उसको सप्रेस नहीं करना चाहिए बिकॉज उसको सप्रेस करेंगे जो म्यूकस होता है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा. अब अगर हम एंटीटसिव्स दे दें तो जो कफ है वो सप्रेस हो जाएगा जिसके वजह से जो म्यूकस है वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसके वजह से और इन्फेक्शंस बढ़ सकती है. राइट, सो देयरफॉर व्हाई डू वी अवॉइड इट इन प्रोडक्टिव कफ?
Impaired clearance of secretion leads to increased risk of respiratory infection and reduced airway patency. Right? Now coming to antitussives, ये हमारे पास होते हैं 4 टाइप के: opioids, non-opioids, antihistaminics and bronchodilators. Coming to opioids, codeine, ethyl morphine and folcodeine. कोडीन क्या होता है? सबको पता है मॉर्फिन एनालॉग होता है. एनाल्जेसिक नार्कोटिक पोटेंशियल ड्रग ऑफ अब्यूज़ होता है मॉर्फिन. हावेवर कोडीन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत डल डाउन हो जाती है. एनाल्जेसिक तो होता ही नहीं है, ड्रग अब्यूज़ बहुत कम होगा. पोटेंसी देयरफॉर इट इज़ वे लेस देन मॉर्फिन and it also causes lesser respiratory depression as compared to morphine. Adverse effect is constipation, very 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 important, because constipation के against कोई tolerance develop नहीं होती, right? अगर हम चिल्ड्रन में यूज़ करें, इवन दो लेस रेस्पिरेटरी सप्रेशन है बट थोड़ा है, तो इट कैन कॉज डिक्रीज रेस्पिरेटरी ड्राइव इन चिल्ड्रन, and it also acts as a sedative. Therefore it is not given to people working with machinery, right? And it is contraindicated in asthma since codeine releases histamine. We'll see what drugs help in asthma in the next video. Next, coming to non-opioids. Over here we have again 3 drugs: noscapin, dextromethorphan and clofedienol. So coming to these 3 drugs, जो noscapin होता है, this is as potent as codeine. एनाल्जेसिक एक्शन नहीं है, ड्रग अब्यूज़ नहीं है, इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी नहीं होता जो मिनिमलिस्टिकली प्रेजेंट था कोडेन में. एडवर्स इफेक्ट इसका हेडेक है, एंड अगेन दिस इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एस्थमा फॉर द सेम रीजन. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन हैज़ एन एंटागनिस्ट एक्शन ऑन द NMDA receptor and inhibits mucociliary function, causes no constipation. adverse effect नॉर्मल हमारी nausea and dizziness होती है. क्लोफेडाइनॉल हैज़ अगेन एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी होती है, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज ए लोकल एनेस्थेटिक. कमिंग टू एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स क्यों यूज़ करते हैं? हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कराता है जिसकी वजह से इरिटेशन होगी लीडिंग टू मोर कफ, राइट? अब अगर हम एंटीहिस्टामिनिक्स दे दें तो ये इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी. इसके 3 ड्रग्स हैं: क्लोरफेनेरामिन, डाइफेनहाइड्रोमाइन एंड प्रोमेथाजिन. Coming to bronchodilators, we have these are beta 2 agonists. Like we have studied कि beta 2 agonist भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग. तो ओवर हियर क्योंकि ये एस्थमा नहीं है, यहाँ पे हमें ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट एक्टिंग देंगे. कौन से? सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटैलिन. परफेक्ट. तो हमारे पास 3 टाइप की क्लासिफिकेशंस है यहाँ पे: फेरेंजियल डिमल्सेंस, एक्सपेक्टोरेंस एंड एंटीटसिव्स. प्रोडक्टिव कफ में सिर्फ एक्सपेक्टोरेंस यूज़ होता है, ड्राई कफ में भी यूज़ फेरेंजियल डिमल्सेंस एज वेल एज एंटीटसिव. डिमल्सेंस में 4 टाइप है हमारे पास: लॉजेंजेस, सिरप्स, लिक्रिस एंड ग्लिसरीन. एंटीटसिव्स में अगेन 4 टाइप्स है: ओपियोइड्स, non-opioids, antihistaminics and bronchodilators. एक्सपेक्टोरेंट्स में 2 टाइप है: secretion enhancers and mucolytics. mucolytics का mechanism of action सेम होता है चारों के लिए, which is to break the thick tenacious sputum and lower the viscosity. Okay guys, so we are done with this chapter. As I mentioned, बहुत ही छोटा सब टॉपिक है respiratory system का एक कफ. Next we'll start with asthma. I'll try to make the asthma वाला video also as short as possible. Thank you.